हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रिकी स्टडी। मैं समीर कुमार। डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में कवर करेंगे दिसंबर मंथ यानी दिसंबर 2020 के फर्स्ट वीक से यानी कि 1 से लेकर के 7 दिसंबर के बीच के मोस्ट इंपॉर्टेंट 55 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। वैसे 55 से ज़्यादा करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट होंगे। डेफिनेटली आपको एग्जाम्स में ये प्रश्न देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर आप कोई सब एग्जाम, रेलवे है, एसएससी है, बैंकिंग है या कोई भी अदर स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वन मोर थिंग, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप पहली बार आए हैं, आप सब्सक्राइब क्यों करेंगे मैं बताता हूं। देखिए, मैं 1 जनवरी से लेकर के दिसंबर यानी 1 जनवरी से लेकर के दिसंबर 2020 तक एक करंट अफेयर्स की सीरीज लेकर के आ रहा हूं। क्या होगी ये सीरीज? तो इस सीरीज में आपको मैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवाऊंगा। टॉपिक वाइज तो सभी लोग प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन मैं एक वीडियो में पूरा जनवरी से लेकर के दिसंबर तक रिवीजन करवा दूंगा। मतलब अगर मैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें आपको अवार्ड्स का हो गया, स्कीम्स का हो गया, ब्रांड एम्बेसडर हो गया, इंडेक्स एंड रैंकिंग्स हो गया, बुक्स एंड ऑथर्स हो गया, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो गया, है ना, स्पोर्ट्स का करंट अफेयर्स हो गया। तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं, मैं करीब 22-23 टॉपिक्स हैं, ये सारे आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। और हर एक वीडियो यानी अवार्ड्स का प्रोवाइड कराऊंगा तो पूरा जनवरी से दिसंबर तक, और फिर मान लीजिए हम इंडेक्स एंड रैंकिंग कवर करेंगे तो पूरा जनवरी से दिसंबर तक। तो इस तरह से सारे के सारे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स कवर करेंगे। इस तरह से बोल सकते हैं कि हर एक टॉपिक का हम एक छोटा मास्टर वीडियो बनाएंगे। छोटा तो नहीं होगा, अप्रॉक्स 40 मिनट से ज़्यादा का ही होगा हर एक वीडियो, लेकिन जो भी सीरीज को ज्वाइन कर लेगा डेफिनेटली आप उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है, स्पेशली रेलवे के एग्जाम में, क्योंकि रेलवे का होने जा रहा है, ठीक है, एग्जाम। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ अगर बात करें, इस पर्टिकुलर वीडियो की इसकी पीडीएफ आप हमारी वेबसाइट ट्रिकी स्टडी से पढ़ सकते हैं, प्लस इसकी क्विज भी मैं आपको वहां पर प्रोवाइड करवा दूंगा। हमारी वेबसाइट है trickystudy.com, और आप मुझे टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो। पहला प्रश्न लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? यानी कि ग्लोबल टीचर अवार्ड 2020 किस भारतीय को दिया गया है? तो ये दिया गया है रणजीत सिंह दिसावले को। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई ग्लोबल टीचर अवार्ड किसी भारतीय टीचर को दिया गया है। तो ये दिया गया है फिलहाल रणजीत सिंह दिसावले को। ग्लोबल टीचर अवार्ड है, दैट मीन्स कि रणजीत सिंह दिसावले जो हैं वो एक टीचर हैं। कहाँ के? महाराष्ट्र राज्य में एक सोलापुर नाम का जिला है, वहां पर परिषदीय स्कूल में एक प्राइमरी टीचर हैं रणजीत सिंह दिसावले। और याद रखिएगा, इनको ये जो अवार्ड दिया गया इसमें इनको 7 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। कितनी? 7 करोड़ रुपए की राशि। और ये कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है। ये यूनेस्को के द्वारा लंदन में एक फाउंडेशन है, वार्की फाउंडेशन, उसके द्वारा दिया जाएगा। अच्छा, इनको ये दिया क्यों जा रहा है? खास बात तो ये भी है ना भाई, अवार्ड तो मिल रहा है लेकिन क्यों मिल रहा है तो मैं बताता हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। कुछ चीजें नॉलेज के लिए भी आपको पता होनी जरूरी होती हैं। तो दरअसल देखिए, परिषदीय स्कूलों में आजकल जो बुक्स चल रही हैं, मान लीजिए कि ये बुक है, ठीक है, बुक का ये पेज है, तो यहाँ पर एक आपको कॉर्नर पर मिल जाता है, क्या मिल जाता है यहाँ पर कॉर्नर पर आपको एक क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए बार कोड मिल जाता है। जब आप इस बार कोड को स्कैन करते हो तो जो बुक आपने खोली है, जो टॉपिक आपने खोला है, वो आपके मोबाइल में वीडियो की फॉर्म में चलने लगता है ना। मतलब जब भी आप इस बार कोड को स्कैन करोगे, बुक में जो दिया है, जो सा टॉपिक है, वो टॉपिक आपको वीडियो के फॉर्म में कन्वर्ट होकर आपके मोबाइल में चलने लगता है। तो इस तरह से बच्चों को इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहा है। तो इनका ये जो इनोवेटिव आइडिया है ना बार कोड वाला, वो रणजीत सिंह दिसावले का ही है, और इसी के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया है। तो नाम याद रखिएगा, रणजीत सिंह दिसावले का। एक खास बात और बता देता हूँ, रणजीत सिंह दिसावले से 7 करोड़ रुपए का इनको पुरस्कार मिलने वाला था, लेकिन इन्होंने कहा मैं आधा लूंगा। कितना लूंगा? आधा मैं लूंगा, बाकी का जो आधा है वो 1 से लेकर के 10 यानी टॉप 10 रैंकर जो हैं, मतलब ग्लोबल टीचर अवार्ड के जो टॉप 10 रैंक होल्डर हैं, जिन्होंने एजुकेशन की फील्ड में अपना योगदान दिया है, कुछ इनोवेटिव किया है, आधी धनराशि उनको मैं दे रहा हूं, और आधी इन्होंने ही ली है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात होती है, इसलिए इनका नाम आपको याद रखना है, रणजीत सिंह दिसावले का ग्लोबल टीचर अवार्ड दिया गया। क्रैक कीजिए एसएससी का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भारत के सबसे बड़े टीचर अभिनय शर्मा के साथ में। अभिनय सर आप लोगों के लिए लाए हैं बेस्ट ऑफ क्वांट सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए, जो कि है बिल्कुल फ्री सभी के लिए। इस टेस्ट सीरीज में आपको 4 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें आपको हर एक टेस्ट में 25 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। और नेक्स्ट डे अभिनय सर अपनी स्पेशल क्लास में शाम को 6 बजे उसका सोल्यूशन और एनालिसिस करेंगे। तो वेट ना करें, अभी इनरोल करें, बिल्कुल फ्री।
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो मेरा अनलॉक कोड यूज़ करना ना भूलें, ट्रिकी स्टडी, TRICKYSTUDY, और इनरोल करें टेस्ट में फॉर फ्री। और अगर आप कोई प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उससे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा, जो कि ऑलरेडी अप्लाइड होगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी ऐप को और अपनी मैथ्स की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन पाएं अभिनय सर के साथ। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम किड ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है गीतांजलि राव ने। गीतांजलि राव फिलहाल तो अमेरिका में रहती हैं, लेकिन ये भारतीय मूल की हैं, यानी कि भारतीय अमेरिकी मूल की बालिका है। इनकी एज मात्र 15 वर्ष है। कितनी है? मात्र 15 वर्ष है गीतांजलि राव की एज, और ये एक वैज्ञानिक हैं, इसीलिए इनको टाइम किड ऑफ द ईयर चुना गया है टाइम मैगजीन के द्वारा। अच्छा, वैज्ञानिक है तो इन्होंने क्या किया है? तो इन्होंने साइबर बुलिंग को रोकने के लिए एक काइंडली नाम का एप्लीकेशन बनाया है। इससे होगा क्या, जब ये आपके मोबाइल में इंस्टॉल होगा तो आप कोई सा भी वर्ड लिख रहे होंगे, अगर मतलब कोई साइबर बुलिंग जैसा वर्ड आ रहा है जो किसी को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, किसी को नहीं अच्छा लगेगा, तो ये एप्लीकेशन बता सकता है कि ये जो वर्ड है ये थोड़ा अप्रोप्रिएट नहीं है, आप दूसरा वर्ड चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। तो ये काइंडली ऐप बनाया है साइबर बुलिंग को रोकने के लिए। दूसरा, इन्होंने वाटर प्यूरिफिकेशन के ऊपर वर्क किया है। देखिए, गीतांजलि राव भारत कई बार विजिट कर चुके हैं, इनके रिश्तेदार भारत में रहते हैं, तो इन्होंने देखा है कि कैसे कुएं से पानी भर के इनके घर वाले प्यूरिफाई करके, उबाल करके पीते हैं। तो इसलिए इन्होंने एक डिवाइस बनाई। इस डिवाइस का नाम है टेथिस। टेथिस नाम की डिवाइस बनाई गीतांजलि राव ने, जो वाटर में कितनी गंदगी है, मतलब कितनी इम्प्योरिटीज़ है, वो बता देती है। तो इस तरह से इन्होंने कुछ इनोवेटिव आइडिया निकाला है, कुछ आविष्कार किया है, इसलिए इनको टाइम किड ऑफ द ईयर मतलब घोषित किया गया है टाइम मैगजीन के द्वारा। अच्छा, गीतांजलि राव की हमने बात कर ली है, बाकी के ऑप्शंस आप देख लीजिए। मैंने यहाँ पे 4 बच्चों के नाम लिखे हैं, ये 4 स्पेशल किड्स हैं, चारों ही इंपॉर्टेंट हैं, चारों ही अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की बात हो रही है, चारों ही इंपॉर्टेंट हैं, 4 के 4 हैं, ध्यान से सुनिएगा। अभिजीता गुप्ता, अभिजीता गुप्ता को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इन्होंने अपना नाम दर्ज कराया है। किसने? अभिजीता गुप्ता ने। मात्र 7 वर्ष की बच्ची हैं, गुरुग्राम हरियाणा की मात्र 7 वर्ष की बच्ची हैं अभिजीता गुप्ता। इन्होंने एक बुक लिखी है हैप्पीनेस ऑल अराउंड। क्या लिखी है? हैप्पीनेस ऑल अराउंड, ठीक है। उसी के लिए इनको सबसे कम उम्र की लेखिका का अवार्ड दिया गया है और इन्होंने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। एवा मुर्तो की बात अगर हम लोग कर लें तो एवा मुर्तो मात्र 15 वर्ष की एक बच्ची है और इन्हें फिनलैंड का 1 दिन का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। तो याद रखिएगा, पूछ लिया जाए कि किस देश की है एवा मुर्तो जिन्हें मतलब फिनलैंड का पीएम बनाया गया, मतलब क्वेश्चन आंसर भी मैंने बता दिया, मतलब किसे फिनलैंड का 1 दिन का प्रधानमंत्री बनाया गया था, तो ये है एवा मुर्तो, फिनलैंड की 1 दिन की प्रधानमंत्री ये बनाई गई थी। चैतन्य वेंकटेश्वरन की बात करें तो ये दिल्ली की रहने वाली हैं, कहाँ की? दिल्ली की रहने वाली हैं। इनकी एज है मात्र 18 वर्ष और ये 1 दिन के लिए ब्रिटिश हाई कमिश्नर बनी थी, ब्रिटिश हाई कमिश्नर बनी थी। तो डायरेक्टली पूछा जा सकता है वो कौन सी भारतीय बच्ची है जो मात्र 1 दिन के लिए ब्रिटिश हाई कमिश्नर बनी थी, तो वो है चैतन्य वेंकटेश्वरन, ठीक है। तो ये 4 के 4 स्पेशल किड्स हैं। डेफिनेटली आपको एक बच्चा एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, तो ज़रूर आपको यहाँ पर ये 4 के 4 प्रश्न याद रखने हैं। अब अगला प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? तो जलवायु आपातकाल की यानी कि क्लाइमेट इमरजेंसी की घोषणा अभी की है न्यूजीलैंड ने। किस देश ने? न्यूजीलैंड ने क्लाइमेट इमरजेंसी की घोषणा की है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा न्यूजीलैंड ने घोषणा की है कि 2025 तक वो जो जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र हैं उसको वो कार्बन न्यूट्रल बनाएगा। 2025 तक जो न्यूजीलैंड है वो खुद को कार्बन न्यूट्रल बनाने का अनाउंसमेंट भी कर चुका है। और इस घोषणा के बाद न्यूजीलैंड जो है अब उन 32 देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है। यानी पूरे दुनिया में 32 देश ऐसे हैं जिन्होंने क्लाइमेट इमरजेंसी लगाई है और अब न्यूजीलैंड भी उनमें से एक हो गया है। तो याद रखेंगे, रिसेंटली अभी न्यूजीलैंड ने क्लाइमेट इमरजेंसी घोषित की है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिट इंडिया मूवमेंट का नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? कुलदीप हांडू को फिट इंडिया मूवमेंट का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जम्मू कश्मीर के हैं कुलदीप हांडू, जम्मू कश्मीर के पहले द्रोणाचार्य अवार्डी हैं
कुलदीप सिंह हाडू, इन्हें ही फिट इंडिया मूवमेंट का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वर्तमान में कुलदीप सिंह हाडू जम्मू कश्मीर में पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो ये राष्ट्रीय स्तर पे इन्होंने 6 और इंटरनेशनल लेवल पर इन्होंने 11 मेडल जीते हैं, तो इनका नाम याद रखना है। अच्छा, फिट इंडिया मूवमेंट की बात करें तो लास्ट ईयर आपको याद होगा खेल दिवस जो मनाया जाता है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। ये लास्ट ईयर इसी खेल दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी, याद होगा ना आपको। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओरोनोडोई योजना शुरू की है? तो ओरोनोडोई योजना ये असम सरकार ने शुरू की है। क्या है यह योजना? देखिए, ओरोनोडोई योजना के अंतर्गत असम सरकार क्या कर रही है, इनके राज्य में जो 17 लाख गरीब परिवार हैं उन्हें ये 830 रुपए प्रति माह उनके खाते में प्रोवाइड कराएंगे आर्थिक सहायता के रूप में। कब से ये योजना स्टार्ट हो जाएगी? तो अक्टूबर 2020 से, जो भी महीना है, मतलब अक्टूबर 2020 से ये योजना शुरू हो गई है। और जो पहला दिन होगा, मतलब कि 1 तारीख, उसी दिन ये जो 830 रुपए की राशि है, ये जो भी 17 लाख परिवार चिन्हित किए गए हैं उनके खाते में डायरेक्टली ट्रांसफर की जाएगी, क्योंकि कोविड-19 के कारण काफ़ी सारी लोगों को आर्थिक समस्याएं भी हुई हैं। तो याद रखेंगे, ओरोनोडोई योजना असम सरकार की है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में जारी यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 में दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन टॉप पर रहा है? तो ये पाकिस्तान का है लाहौर, ठीक है। पाकिस्तान का लाहौर सबसे ज्यादा दूषित शहर घोषित किया गया है यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 के अकॉर्डिंग। अच्छा, ये तो टॉप पर है। सेकेंड प्लेस पे कौन है? तो सेकेंड प्लेस पे हमारे यहाँ न्यू दिल्ली है। सेकेंड प्लेस पर जो है वो न्यू दिल्ली है। थर्ड प्लेस पर कौन है? तो वो नेपाल का है काठमांडू। कौन है? काठमांडू जो है वो थर्ड प्लेस पर रखा गया है सबसे दूषित शहरों की लिस्ट में। टॉप पर लाहौर है। तो तीनों ही आपको यहां पर याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फायर एवं रेस्क्यू तक पहुंच रखने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन दी THEE ये एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? तो ये एप्लीकेशन तमिलनाडु सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। दी नाम का मोबाइल एप्लीकेशन तमिलनाडु सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। अच्छा, क्यों? मतलब देखिए, उसमें फायर रेस्क्यू की बात हो रही है। कहीं पर मान लीजिए कोई फायर एक्सीडेंट हो जाता है, आग वगैरह लग जाती है, तो इस मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू जो है, मतलब इसके जरिए जो है जो फायर रेस्क्यू टीम होती है उसको तुरंत बुलाया जा सकता है और वो तुरंत वहां पर आ जाएगी जब भी इस मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू उनको बुलाया जाएगा। इसके अलावा कुछ और भी अगर आपदा आ जाती है, कोई समस्या आ जाती है, तो इसके जरिए बुलाया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कार्तिकेय दीपम त्योहार किस राज्य में मनाया गया? तो कार्तिकेय दीपम त्योहार ये तमिलनाडु में मनाया गया है। इसको और भी नामों से जानते हैं, जैसे कार्तिक दीपम, कार्तिकेय दीपम या दीप उत्सव, है ना। दक्षिण भारत का मनाया जाने वाला काफ़ी मुख्य उत्सव माना जाता है ये कार्तिकेय दीपम। तो ये भी मतलब एक दीपावली जैसा ही त्यौहार होता है, इसमें दीप वगैरह जलाए जाते हैं। रोशनी का पर्व होता है जो कि तमिलनाडु का प्रमुख पर्व माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये सफल परीक्षण अभी रशिया ने किया है, रूस, ठीक है। रशिया ने ये सफल परीक्षण किया है। यह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को है। और प्रेसिडेंट यहाँ के कौन है? तो वह है व्लादिमीर पुतिन। हाल ही में द बोरिंग एंड लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम बदल करके किसके नाम पर रखा गया? तो ये नाम बदल दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर बेंगलोर के, कहाँ के? बेंगलोर के द बोरिंग एंड लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम बदल दिया गया है। अगला क्वेश्चन लेंगे, हाल ही में किस सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ने अपना नया फीचर स्पॉटलाइट लॉन्च किया? तो स्पॉटलाइट जो है ये स्नैपचैट के द्वारा लॉन्च किया गया। स्पॉटलाइट नाम का जो फीचर है वो स्नैपचैट के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब ये जो स्नैपचैट कंपनी है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। और दरअसल इन्होंने जो स्पॉटलाइट फीचर लॉन्च किया है इसके द्वारा ये कुछ और मनोरंजन वाले फीचर जो हैं वो लॉन्च करने वाले हैं स्नैपचैट के माध्यम से। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में भारतीय मूल के डॉक्टर गौरव शर्मा को किस देश में सांसद निर्वाचित किया गया? डॉक्टर गौरव शर्मा को, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। न्यूजीलैंड में इनको सांसद निर्वाचित किया गया है, न्यूजीलैंड में गौरव शर्मा को। और याद रखेंगे गौरव शर्मा ने जो है वो संस्कृत में शपथ ली। भाई इन्होंने जो शपथ ली है वो किस में ली है?
संस्कृत में शपथ ली है गौरव शर्मा ने, तो इनका नाम और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अच्छा, न्यूजीलैंड की बात हो रही है तो एक और महिला मंत्री हैं, ठीक है, मतलब महिलाओं में जो मंत्री पद संभाला है उनका नाम है प्रियंका राधाकृष्णन, तो इनका भी नाम याद रखिएगा। डायरेक्टली पूछा जा सकता है कौन सी भारतीय महिला है जिन्होंने न्यूजीलैंड में मंत्री पद संभाला है, तो वो हैं प्रियंका राधाकृष्णन, तो इनका भी नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अरब खाड़ी के किस देश में पहला कोयला आधारित पावर प्लांट विकसित किया जा रहा है, तो ये संयुक्त अरब अमीरात में विकसित किया जा रहा है पहला कोयला आधारित पावर प्लांट। अच्छा, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, इसकी कैपिटल क्या है, अबू धाबी, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में किस प्रदेश में पंचायत समाचार पत्र परिवर्तन लॉन्च किया गया, तो ये समाचार पत्र परिवर्तन नाम का ये जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, इन्होंने ही राजभवन में जम्मू कश्मीर की 5 आधिकारिक भाषाओं में पहली बार पंचायत समाचार पत्र परिवर्तन को लॉन्च किया है। कौन कौन सी भाषाओं में लॉन्च किया गया है, तो ये डोगरी, उर्दू, कश्मीरी, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में लॉन्च किया गया है, यानी कि ये जो परिवर्तन समाचार पत्र है, पंचायत समाचार पत्र, ये 5 भाषाओं में लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फाखरीजादेह की हत्या कर दी गई है। उन्हें किस देश के परमाणु कार्यक्रम के पिता के रूप में जाना जाता था, ठीक है, तो ये इनको जाना जाता था ईरान के परमाणु कार्यक्रम के फादर के रूप में जाना जाता था। हाल ही में इनकी अभी हत्या कर दी गई है। उच्च स्तरीय परमाणु वैज्ञानिक थे मोहसिन फाखरीजादेह, इनको ईरान के रॉबर्ट ओपेनहाइमर के रूप में जाना जाता था। इन्होंने वर्ष 2003 में बंद किए गए गुप्त परमाणु बम कार्यक्रम का भी नेतृत्व किया था। मतलब ईरान की बात कर लें अगर हम, तो ईरान की राजधानी है तेहरान। अच्छा, ईरान की जो मुद्रा है, नई मुद्रा, उसका नाम जरूर याद रखना, तोमान। क्या नाम है, तोमान नाम है, हिंदी में लिखते हैं तोमान। क्या नाम है ईरान की नई मुद्रा का, तोमान। और कैपिटल क्या है, तेहरान। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, हसन रूहानी। अगले क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्नाथोडु योजना शुरू की है, तो ये जो शुरू की है ये आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू की है। क्या है जगन्नाथोडु योजना, तो देखिए कोविड-19 के कारण जो छोटे व्यापारी हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, तो उनको फिर से अपना व्यापार शुरू करने के लिए जो आंध्र प्रदेश सरकार है वो 10,000 रुपये तक का लोन प्रोवाइड कर रही है, ताकि जो भी छोटे व्यापारी हैं या स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो अपना व्यापार फिर से शुरू कर सकें और अपनी जीविका को चला सकें। देखिए ऐसी मतलब केंद्र सरकार ने एक योजना शुरू की थी, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। कौन सी योजना शुरू की थी, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। वैसे ही मतलब इसके अंतर्गत क्या दिया है, 10,000 रुपये का लोन दिया जाता है जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, छोटे व्यापारी, फुटकर व्यापारी हैं। वैसे ही यही योजना है, मतलब इस योजना का एक रूपांतरित रूप है। कई स्टेट में ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में भी हम पहले पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया है। तो कब मनाया है, 1 दिसंबर को बीएसएफ ने अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया है। कब स्थापना हुई थी बीएसएफ की, 1 दिसंबर 1965 को। 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना हुई थी, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, बीएसएफ के महानिदेशक कौन है, राकेश अस्थाना। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है बीएसएफ का, नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो वर्ल्ड एड्स डे, तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम जरूर याद रखना, ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है, ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस ये हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस यानी नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे, ये किस दिन मनाया जाता है, तो ये भी 2 दिसंबर को ही मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, देखिए 2 दिसंबर 1984 को, 2 और 3 दिसंबर की रात को एक भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जो कि 2 और 3 दिसंबर की रात को हुई थी। कई सारे लोगों ने अपनी जान
गंवाई थी और उसी की स्मृति में राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस अब मनाया जाता है। वर्ष 2020 में भोपाल गैस त्रासदी की 36वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? 36वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। और हुई कब थी? 1984 में हुई थी। 2 और 3 दिसंबर की रात को ये भोपाल गैस त्रासदी, और उसी की स्मृति में हर साल इस दिन मतलब कि 2 दिसंबर को हवा, पानी, मिट्टी, मतलब इन सभी के जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, इससे मानव जाति को काफ़ी नुकसान हो रहा है। इससे लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय नौसेना दिवस की तिथि को मनाया जाता है। 4 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस, यानी इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस 3 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। थीम इंपॉर्टेंट है, 3 दिसंबर को मनाया जाता है। थीम क्या है? नॉट ऑल डिसेबिलिटीज आर विजिबल। क्या? नॉट ऑल डिसेबिलिटीज आर विजिबल, ये इसकी थीम रही थी। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो अगला प्रश्न है, हाल ही में बिजॉय कृष्ण पटेल को किस राज्य के मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये ओडिशा के मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं और ये रिप्लेस करेंगे बीपी दास को। किन्हें रिप्लेस करेंगे? बीपी दास को, क्योंकि बीपी दास 14 नवंबर को रिटायर हो गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड पैसिफिक टाइटल से एक बुक लॉन्च की है? तो ये बुक लॉन्च की है एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये बुक लॉन्च की है। तो ये बुक किस चीज़ पर केंद्रित है? तो स्वास्थ्य, व्यापार, वित्त, आपदा जोखिम सहित क्षेत्रीय सहयोग रणनीतियों पर यह बुक आधारित है और कैसे जितने भी एशियन कंट्रीज हैं इनको कोविड-19 की समस्या से जूझना है, इन सारे मुद्दों पर इस किताब में चर्चा की गई है। कहते हैं बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? तो आपको पता है एज ऑलवेज लुइस हैमिल्टन ने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीती है और ये बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जो है वो 2020 की 15वीं ग्रैंड प्रिक्स थी। मतलब देखिए एक साल में लगभग 19-20 ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन किया जाता है, तो ये वाली जो थी बहरीन ग्रैंड प्रिक्स थी 15वीं ग्रैंड प्रिक्स थी और इन 15 में 11 जीती लुइस हैमिल्टन ने, यानी बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जो है वो लुइस हैमिल्टन ने इस वर्ष की 11वीं ग्रैंड प्रिक्स थी जिसमें जीत हासिल की है। ठीक है, जैसे ग्रैंड प्रिक्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा जल्दी ही। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में किस राज्य में ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन किया गया? तो ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन राजस्थान में किया गया है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय अंगदान दिवस यानी 27 नवंबर के अवसर पर राजस्थान में पहले अंगदाता स्मारक का उद्घाटन किया है। देखिए भारत के अंदर अगर अंगदान की बात करें तो कितना % होता है भारत में अंगदान? मतलब बहुत कम है, 0.08% ही है अंगदान, और स्पेन में सबसे ज़्यादा होता है 35%, तो याद रखेंगे। उसके बाद अमेरिका की बात कर लें तो 21% होता है, इंग्लैंड में 15% अंगदान किया जाता है। अंगदान क्या होता है? मतलब कि काफ़ी सारे लोग मरने के बाद अपने जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे किसी ने अपनी आँख दान कर दी, तो इस तरह का जो डोनेशन होता है उसको ऑर्गन डोनेशन बोलते हैं। और ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल ऑर्गन डोनेशन, हाँ फिर से बता दो, नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे 27 नवंबर को मनाया जाता है। लेकिन अगर वर्ल्ड ऑर्गन डोनर डे की बात करेंगे तो 13 अगस्त को मनाया जाता है। तो दोनों चीज़ आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में पीएम मोदी ने किन शहरों के बीच 6 लेन NH-19 हाईवे का उद्घाटन किया है? तो ये वाराणसी प्रयागराज के बीच में 6 लेन NH-19 का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है। अभी यहाँ पर एक महोत्सव मनाया गया था, देव दीपावली महोत्सव। लगभग 15 लाख दिए गंगा जी के किनारे जलाए गए थे और इसी के दौरान 6 लेन NH-19 हाईवे का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके स्वतंत्रता सेनानी महादेवप्पा मेलारा के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। किस स्टेट में है ये? तो ये जो है ये है कर्नाटक में। कहाँ पर है हावेरी रेलवे स्टेशन? कर्नाटक में है और अब इसका नाम बदल करके महादेवप्पा मेलारा के नाम पर रखा गया है, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फेसबुक किस वर्ष तक अपनी वर्चुअल करेंसी लिब्रा लॉन्च करने वाला है? ध्यान से सुनिएगा, इससे 2 प्रश्न मैं आपको बताऊंगा,
इसके बाद वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लिब्रा नाम की करेंसी फेसबुक ने कहा कि हम लॉन्च करेंगे 2021 तक। कब तक लॉन्च करेंगे? 2021 तक हम एक वर्चुअल करेंसी लॉन्च करेंगे, डिजिटल करेंसी लॉन्च करेंगे, इसका नाम होगा लिब्रा। क्या होगा? लिब्रा। लेकिन अब अगला प्रश्न सुनना ध्यान से। और इन्होंने ये भी कहा था कि हम लिब्रा वॉलेट भी लॉन्च करेंगे। क्या? लिब्रा वॉलेट भी लॉन्च करेंगे। लेकिन अगला प्रश्न आप जैसे ही देखोगे तो आप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मतलब क्या है? हाल ही में फेसबुक ने अपनी डिजिटल क्रिप्टो करेंसी लिब्रा का नाम बदल करके क्या रखने की घोषणा की। मतलब अभी लॉन्च की भी नहीं और नाम पहले ही बदल दिया। तो लिब्रा पहले इन्होंने कहा हम करेंसी लॉन्च करेंगे, उसके बाद कुछ दिन बाद अनाउंसमेंट हुआ कि हम लिब्रा का नाम ही चेंज कर रहे हैं। तो नाम चेंज करने का चस्का इनको भी लग गया। ठीक है, तो अभी लिब्रा का नाम क्या होने वाला है? डीएम। क्या नाम होगा? डीएम नाम होगा लिब्रा करेंसी का। तो ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में फेसबुक ने डिजिटल करेंसी लिब्रा लॉन्च करने की घोषणा की थी। कब तक? 2021 तक। लेकिन अभी इसका नाम बदल करके डायम कर दिया गया है। डायम मतलब एक लैटिन नेम है डायन। इसका नाम, इसका जो हिंदी मतलब होता है दिन, यानी कि डे होता है। और अब लिब्रा एसोसिएशन जो बनने वाला था ना फेसबुक के द्वारा, वो अब डायम एसोसिएशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे लिब्रा अब डायम बन गई है करेंसी। ठीक है, फेसबुक लॉन्च करेगा। फेसबुक के फाउंडर कौन है? मार्क जकरबर्ग। ये तो पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द हिटमैन शीर्षक से लॉन्च पुस्तक किस क्रिकेटर की बायोग्राफी है? द हिटमैन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। द हिटमैन, देखते हैं कैसे बनता है। स्टार नहीं बन रहा है यार, इससे नहीं बन रहा है, पेन टैब से भी आदत नहीं है। बाद में बन जाएगा। ठीक है, तो हिटमैन किसकी बायोग्राफी है? तो हिटमैन जो बायोग्राफी है वो है रोहित शर्मा की। किसकी बायोग्राफी है? रोहित शर्मा की बायोग्राफी है हिटमैन। किसने लिखी है? लेखक कौन है? विजय लुकपल्ली और जी कृष्णन ने प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा की बायोग्राफी द हिटमैन लॉन्च की है। आप देख सकते हैं इमेज में भी चीज़ें लिखी गई हैं। अच्छा, युवराज सिंह की बायोग्राफी का नाम क्या है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। युवराज सिंह की बायोग्राफी का नाम क्या है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी का नाम क्या है? प्लेइंग इट माई वे। क्या नाम है? प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी है। और रोहित शर्मा की बायोग्राफी क्या है? द हिटमैन। तो तीनों की याद रखना। शेन वॉर्न की याद नहीं आ रही है मुझे, वैसे थी इनकी भी बायोग्राफी। चलिए हटाइए, छोड़िए, बाद में देखते हैं कभी। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? पैंडेमिक को। किसे? पैंडेमिक को। मैं यहाँ पर आपको 4 डिक्शनरी बताऊंगा। कितनी? 4 डिक्शनरी बताऊंगा और चारों की चारों आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मरियम वेबस्टर की। इन्होंने इस पैंडेमिक वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। दूसरी डिक्शनरी बताऊंगा वो है डिक्शनरी.com। क्या है? डिक्शनरी.com। डिक्शनरी.com ने किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? पैंडेमिक को ही डिक्शनरी.com ने भी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। यानी चाहे मरियम वेबस्टर पूछा जाए या डिक्शनरी.com पूछा जाए, दोनों ने ही पैंडेमिक को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। अब बात कर लेते हैं कॉलिंस यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी बोल रहा हूँ, कॉलिंस डिक्शनरी होगा। ठीक है, कॉलिंस डिक्शनरी ने किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो कॉलिंस डिक्शनरी ने घोषित किया है लॉकडाउन को। यहाँ लिख देता हूँ, कॉलिंस डिक्शनरी ने जो वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है वो किया है लॉकडाउन को। किसको? लॉकडाउन को। चौथा और याद रखेंगे, देखिए मरियम वेबस्टर 1 हो गई, डिक्शनरी.com 2 हो गई, कॉलिंस डिक्शनरी 3 हो गई। चौथी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ठीक है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो वो किया है क्वारंटीन को। किसको किया है? क्वारंटीन को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने। तो चारों के नाम आपको याद रखने। कंफ्यूजन हो गया होगा, है ना? चलिए मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ, याद करवा देता हूँ आपको। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिएगा, याद हो जाएगा पक्का, भूलेंगे नहीं कभी जिंदगी में। तो ध्यान से सुनिएगा तो नहीं भूलेंगे। अच्छा, आप लोग व्हाट्सएप चलाते हो ना? व्हाट्सएप तो चलाते ही होगे ना? तो मैं आपसे, आप लोग व्हाट्सएप पे डीपी भी लगाते होगे। अच्छा, मैं आपसे कहूँ, आप को 28 राज्य हैं भारत में, एक स्टेट की डीपी लगानी है, तो आप किसकी लगाओगे? तो आप एमपी की डीपी लगाओगे। किसकी डीपी लगाओगे? एमपी की डीपी आप लगाओगे। क्लियर हो गया? एमपी की डीपी लगाओगे। तो बस देखिए 2 याद हो गए, मरियम वेबस्टर पैंडेमिक और डिक्शनरी.com पेंडेमिक। तो एमपी डीपी याद रहेगा, एमपी की डीपी आप लगाओगे अपने व्हाट्सएप पे। तो मरियम वेबस्टर का जो वर्ड ऑफ द ईयर है वो है पेंडेमिक, और डिक्शनरी.com का जो वर्ड ऑफ द ईयर है वो भी क्या है?
पेंडेमिक। दो याद हो गए। अच्छा मैंने एक और डिक्शनरी बताई थी कॉलिंस, ठीक है, क्या होगा कॉलिंस, हिंदी में लिखें कॉलिंस, कॉलिंस डिक्शनरी। तो कॉलिंस डिक्शनरी ने किसको वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, लॉकडाउन को। अच्छा देखो कॉलिंस में पढ़ो तो कॉल क्या आ रहा है, शब्द आ रहा है कॉल, और कॉल का उल्टा पढ़ो तो क्या आएगा, लॉक आ जाएगा ना, तो कॉल का उल्टा क्या आ जाएगा, लॉक आ जाएगा। तो इस तरह से कॉलिंस डिक्शनरी ने जो वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है वो लॉकडाउन को घोषित किया है। और चौथी बनती है, चौथी कौन सी बनती है, चौथी मैंने बताई है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। क्या है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज BRIDGE, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने किसको घोषित किया है, क्वारंटीन को। अब इसको कैसे याद रखोगे, अच्छा कैम्ब्रिज में देखो ब्रिज आ रहा है, ब्रिज, ब्रिज क्या होता है, पुल होता है। अच्छा एक पुल बनाने में क्या क्या लगता है, लोहा, लकड़ी, टीन, है ना, टीन भी तो लगती है। तो इस तरह से क्वारंटीन याद रखोगे। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का कौन सा वर्ड ऑफ द ईयर है, क्वारंटीन, क्योंकि ब्रिज को बनाने में टीन का भी इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से चारों आप याद रख लोगे, MPDP कॉलिन का लॉक हो जाएगा, कैम्ब्रिज का ब्रिज से टीन हो जाएगा, ठीक, चारों के चारों याद रखना। ओके आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समय जरूर लगेगा लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कन्फ्यूजन हो, क्योंकि चार हैं तो याद रखेंगे। अगला लेते हैं, हाल ही में लोकसभा के नए महासचिव कौन नियुक्त किए गए, उत्पल सिंह। उत्पल सिंह जो है लोकसभा के नए महासचिव नियुक्त किए गए हैं। उत्पल सिंह को लोकसभा स्पीकर ने महासचिव नियुक्त किया है। तो याद रखेंगे लोकसभा का भी और लोकसभा सचिवालय का भी महासचिव नियुक्त किया है ओम बिड़ला ने। ओम बिड़ला 17वीं लोकसभा के स्पीकर हैं। और अगर बात करें उत्पल सिंह की तो इन्होंने रिप्लेस किया है स्नेहलता श्रीवास्तव को। अच्छा लोकसभा के जो प्रमुख होते हैं वो तो होते हैं स्पीकर। अच्छा राज्यसभा की जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो हमेशा उपराष्ट्रपति होते हैं। तो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। याद रखेंगे एम वेंकैया नायडू राज्यसभा के सभापति। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य ने सूर्यधार झील का लोकार्पण किया। सूर्यधार झील का लोकार्पण किस स्टेट के द्वारा किया गया, उत्तराखंड में ये किया गया। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने ही सूर्यधार झील का लोकार्पण किया है, ठीक है। सूर्यधार झील जो है ये 555 मीटर लंबी है, 28 मीटर चौड़ी है, 10 मीटर गहरी है। क्या करेगी ये, काफ़ी ज़्यादा अच्छी झील है क्योंकि इससे 18 से 20 गांव को पीने के पानी की सुविधा हो जाएगी, प्लस सिंचाई की भी जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। अच्छा उत्तराखंड की बात हो रही है तो उत्तराखंड की दो कैपिटल हैं, एक तो कैपिटल है देहरादून, दूसरी कैपिटल है गैरसेण। क्या है, गैरसेण जो है वो देहरादून की कैपिटल है। ये समर कैपिटल है और देहरादून जो है वो विंटर कैपिटल है। तो याद रख सकते हो, क्लियर है ना। गैरसेण जो है वो समर कैपिटल है, जीएस से याद रख लो, और देहरादून है जो वो विंटर कैपिटल है। क्लियर, कहाँ की, देहरादून की, सॉरी उत्तराखंड की कैपिटल है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी NDDB, ठीक है, NDDB यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसका अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, तो IAS वर्षा जोशी को NDDB का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। NDDB का हेडक्वार्टर गुजरात में है, स्थापना हुई थी 1965 में। अगला प्रश्न है, फीफा फुटबॉल रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है। तो रिसेंटली अभी ये रैंकिंग जारी की गई, इस बार भारत जो है 104 नंबर पे रहा है। और टॉपिक कौन रहा है, बेल्जियम। और आईफा की बात किसकी है, फीफा की बात, आईफा बोल दिया। फीफा की बात करें तो फुल फॉर्म क्या होता है, फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है, फीफा, फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटियानो। हेडक्वार्टर है फीफा का ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने शहद उत्पादन के लिए 5 राज्यों में हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। इससे जो शहद का उत्पादन है उसको बढ़ाया जाएगा, इससे किसानों को भी लाभ होगा, आर्थिक समस्याओं का समाधान हो सकता है किसानों की। तो याद रखेंगे। और ये किस किस स्टेट में है, तो बिहार के चंपारण में होगा, इसका लॉन्च किया जाएगा, और मध्य प्रदेश के मुरैना में, और राजस्थान के भरतपुर में, उत्तर प्रदेश के मथुरा में, और पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में ये जो उत्पादन केंद्र हैं वो बनाए जाएंगे। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और इस 5 जो उत्पादन केंद्र हैं इनका उद्घाटन जो किया गया है वो किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसका अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, राजीव चौधरी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डायरेक्ट याद रखेंगे, BRO के अध्यक्ष बने हैं राजीव चौधरी।
सहकार प्रज्ञा नामक एक पहल है, ये किसने लॉन्च की है? तो सहकार प्रज्ञा पहल ये भी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा लॉन्च की गई है। सहकार प्रज्ञा पहल के तहत किसानों के लिए 45 नए प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए गए हैं। इसमें एनसीडीसी द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक सहकारी समितियों को प्रशिक्षित किया जाएगा, यानी जो भी किसान हैं उनको प्रशिक्षित किया जाएगा सहकार प्रज्ञा पहल के तहत, जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में भारत में बाफ्टा ब्रेक थ्रू पहल का एम्बेसडर किसको बनाया गया? बाफ्टा ब्रेक थ्रू पहल के जो एम्बेसडर बने हैं वो बने हैं AR रहमान। कौन बने हैं? AR रहमान बने हैं। अच्छा, बाफ्टा का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट। अच्छा, ये बाफ्टा ब्रेक थ्रू पहल क्या मतलब, इसका क्या होगा? देखिए, भारत में जो है इसको जो सपोर्ट कर रहा है, नेटफ्लिक्स भारत में सपोर्ट कर रहा है, एंड प्लस जो भी टीवी के, स्पोर्ट्स के, मनोरंजन के क्षेत्र में जो भी 5 फील्ड्स ऐसे डिसाइड किए हैं, इसमें जो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको सपोर्ट करेगा, उसको प्रमोट किया जाएगा बाफ्टा ब्रेक थ्रू पहल के अंतर्गत, जिसके एम्बेसडर बने हैं AR रहमान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फ्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? पश्चिम बंगाल सरकार ने शुरू की है फ्री एम्बुलेंस सेवा, ठीक है। जिससे क्या होगा, दुर्घटना स्थल पर तुरंत 15 से 20 मिनट में जो सुविधा है वो पहुंचाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, बाटा कॉरपोरेशन ने अपना नया वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसको नियुक्त किया है, यानी CEO किसको अपॉइंट किया है? बाटा एक जूता कंपनी है, शू कंपनी है, तो ये अपॉइंट किया है संदीप कटारिया को। पहली बार किसी भारतीय को अपॉइंट किया है CEO। बाटा का जो हेडक्वार्टर है वो है कहाँ पर है? लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं अच्युता सामंत, ठीक है। तो कंधमाल संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं अच्युता सामंत। इसके अलावा कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के संस्थापक भी हैं। इन्हीं को वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने छोटे जानवरों के लिए देश का पहला इको ब्रिज बनाने की घोषणा की है? तो ये बनाया जाएगा उत्तराखंड में, बनाया जाएगा, ऑलमोस्ट बना दिया है। इको ब्रिज बनाया गया है, कहाँ पर बनाया गया है? उत्तराखंड में बनाया गया। उत्तराखंड राज्य सरकार ने जंगलों के भीतर नैनीताल सड़क को मेन रोड से जोड़ने वाली सड़क के नज़दीक एक अनोखा इको ब्रिज का निर्माण किया है। देखिए ऐसा क्या है, 90 फुट है और इसकी लंबाई है 5 फुट का ये चौड़ा है। आप यहाँ पर देख रहे हो, ये रोड है, ये रोड है और इधर एक साइड बना है, इधर एक साइड ये जंगल है, तो इसके ऊपर से ये रोड ब्रिज बनाया गया है। ये जो इको ब्रिज है इसमें घास फूस लकड़ी वगैरह यूज़ की गई है, कोई भी कंक्रीट वगैरह यूज़ नहीं किया गया। क्यों? देखिए ऐसा होता है कि जैसे कि कछुआ हो गया, सांप हो गया, इस तरह के जो छोटे छोटे जानवर हैं वो रात को रेंगते हुए सड़क पे जाते हैं, रोड को क्रॉस करते हैं, तो इनके ऊपर से गाड़ी चढ़ जाती है। रात को क्या, दिन में भी ऐसा होता है, तो गाड़ियाँ चढ़ जाती हैं इनके ऊपर से, तो काफ़ी ज़्यादा जानवर ऐसे ही बेचारे मारे जाते हैं। लेकिन जब ये इको ब्रिज होगा तो ऊपर से गया है, तो ये छोटे छोटे जो जानवर हैं जो है काफ़ी सारे वो ऊपर से निकल सकते हैं, है ना, सांप वगैरह, तो ये इस तरह से उनको बचाने के लिए काफ़ी सेफ्टी रहेगी। हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 में आतंकवाद से पीड़ित देशों के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत किस स्थान पर रहा है आतंकवाद सूचकांक में? प्रभावित रहा है काफ़ी ज़्यादा, भारत 8वें नंबर पर रहा है। सबसे ज़्यादा प्रभावित देश कौन सा रहा है वैश्विक आतंकवादी सूचकांक, यानी टॉप पर कौन सा देश रहा है? अफगानिस्तान टॉप पर रहा है, दूसरे पर इराक रहा है, तीसरे पर नाइजीरिया रहा है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, भारत रहा है 8वें नंबर पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं अफगानिस्तान सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा है, टॉप पर रहा है। पाकिस्तान 7वें नंबर पर रहा है, 8वें नंबर पर यहाँ भारत रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द्वारे सरकार अभियान ये किसने शुरू किया है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने? पश्चिम बंगाल सरकार ने शुरू किया है द्वारे सरकार अभियान। क्या है मतलब, इस द्वारे सरकार अभियान के अंतर्गत जो पश्चिम बंगाल सरकार है वो अपने यहाँ की जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके बारे में जनता को बताएगी, ठीक है। घर घर मतलब बताया जाएगा जनता को कि ये अच्छी योजना चल रही है, इसका लाभ आपको उठाना चाहिए। तो ये जो कार्यक्रम है 1 दिसंबर 2020 से 30 जनवरी 2021 तक 4 चरणों में चलाया जाएगा। द्वारे सरकार अभियान पश्चिम बंगाल का इनिशिएटिव है। महाशय धर्मपाल गुलाटी का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? तो इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा, नहीं सुना नाम तो इमेज तो देख लीजिए, पक्का आपको पता होगा। ये हैं मसाला किंग कहे जाते हैं, MDH मसाले कंपनी के मालिक हैं धर्मपाल गुलाटी। हाल ही में इनका अभी निधन हो गया। वैसे इनका जन्म 1923 में हुआ था पाकिस्तान के सियालकोट में। इन्हें दालाजी के नाम से या महाशय के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 2019 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया था और 2020 में इनका दुखद निधन हो गया। चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन ये कहाँ पर खोले गए हैं? महाराष्ट्र में।
महाराष्ट्र में चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन खोले गए हैं। ये पुलिस स्टेशन क्या करेंगे, जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है उसके दिशा निर्देशों पर कार्य करेंगे। जो बच्चे हैं वो अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो इस पुलिस स्टेशन में जा कर के बता सकते हैं कि अगर उनके साथ कोई क्राइम हो रहा है, मतलब कि फ्रेंडली बात कर सकते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय राज्य में हाल ही में किस भारतीय राज्य में 9वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव आयोजित किया गया? उड़ीसा में ये रेत कला महोत्सव आयोजित किया गया है और इसके जो क्यूरेटर रहे हैं वो रहे हैं सुदर्शन पटनायक। ठीक है, कौन रहे हैं? सुदर्शन पटनायक। इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर इनसे बहुत क्वेश्चन बने थे। सुदर्शन पटनायक, देखिए इनको लास्ट ईयर जो है इटालियन ग्लोबल इटालियन सैंड अवार्ड ऐसे करके इनको एक अवार्ड मिला था, क्योंकि जो मतलब सैंड होती है, बालू होती है, उसके ऊपर काफ़ी अच्छी कलाकृति सुदर्शन पटनायक बना लेते हैं। तो उड़ीसा में जो ये अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव हुआ है उसका क्यूरेटर जो है वो सुदर्शन पटनायक को ही बनाया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जापान ने किस वर्ष तक पेट्रोल कारों की बिक्री पर रोक लगाने की घोषणा की? तो जापान ने कहा कि हम 2030 तक पेट्रोल की जो कारें बिकती हैं, पेट्रोल कारें, उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देंगे। क्यों? क्योंकि भाई जापान चाहता है कि वो पूरी तरीके से कार्बन नेगेटिव बन जाए, यानी कार्बन शून्य बन जाए, नेगेटिव नहीं बोलेंगे, कार्बन शून्य देश बन जाए। और जापान ने अनाउंसमेंट भी किया है, यहाँ पर 2 टारगेट्स याद रखेंगे। 2030 तक तो जापान ने कहा है कि अपनी पेट्रोल कार पर बिक्री बंद कर देंगे, और दूसरा 2050 तक कार्बन शून्य है। ठीक है, कार्बन उत्सर्जन शून्य देश बनने का भी अनाउंसमेंट किया है जापान ने। वैसे कार की बिक्री वाला तो इसके पहले ब्रिटेन ने भी कहा था। ब्रिटेन ने कहा कि हम 2025 तक जो है जितने पेट्रोल कार हैं उनकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा देंगे। जापान ने 2030 तक कहा है। जापान की राजधानी टोक्यो और पीएम है योशिहिदे सुगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में कोटक वेल्थ हुरून लीडिंग वेल्थ वुमेन सूची में कौन सी महिला शीर्ष पर रही हैं? तो ये रही हैं रोशनी नाडर। HCL कंपनी की चेयरपर्सन है रोशनी, HCL टेक्नोलॉजी कंपनी की चेयरपर्सन है रोशनी नाडर मल्होत्रा, ये पहले स्थान पर रही हैं। दूसरे स्थान पर बायोकॉन की किरण मजूमदार शॉ रही हैं। तीसरे पर लीना गांधी तिवारी रही हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये प्रकाश जावड़ेकर, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा पोर्टल लॉन्च किया गया। इस पर जो राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, उसके समाधान से कोई रिलेटेड कार्य किए जाएंगे तो इस पोर्टल पर सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो ये थे आज के सारे दिसंबर फर्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5 प्रश्न आपको दे करके जा रहा हूँ, आपको जस्ट क्वेश्चंस देखना है और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ध्यान से क्वेश्चंस को देखिएगा। आपके लिए पहला क्वेश्चन है, ओरोनोडो योजना किस स्टेट में शुरू की गई है? नेक्स्ट है, किसे भारतीय वैश्विक शिक्षक पुरस्कार यानी ग्लोबल टीचर अवार्ड दिया गया? तीसरा प्रश्न है, हिटमैन जो बायोग्राफी है ये किसकी है? चौथा है, बाफ्टा ब्रेक थ्रू पहल का एम्बेसडर किसको चुना गया है भारत में? 5वां और लास्ट क्वेश्चन है, Dictionary.com ने वर्ड ऑफ द ईयर किसको घोषित किया है? 4 डिक्शनरी मैंने आपको बताई थी। चलिए चारों के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।